और हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस अपडेट में हम शुरुआत करने वाले हैं पहले एक ऐसी रिपोर्ट से जिसका इंतजार हम सभी को था, और वो ये है कि भारतीय थल सेना को जो पहला अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है वो कब तक मिलेगा। तो फाइनली हमारा इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि हाल ही में एक रिसेंट फोटोग्राफ सामने आया है जहां पर आप भारतीय थल सेना के अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को डेजर्ट कैमो में देख सकते हैं। और ये हमारे लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर किसी टेस्टिंग फैसिलिटी में नहीं है, बल्कि जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें ये हेलीकॉप्टर एंटोनोव AN-124 रसलेन एयरक्राफ्ट पे लोड किया जा रहा है। यानी उसके कार्गो बे में इसको लोड करने की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि ये अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना के लिए अब रवाना हो चुका है। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें मेसा की, जहाँ की ये फोटो आई है सामने, तो ये एरिज़ोना के हार्ट में लोकेटेड है और ये बोइंग के प्रिंसिपल प्लांट का ही होम है, जहाँ पर इन हेलीकॉप्टर्स की असेंबली और टेस्टिंग की जाती है। और ये अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो भारतीय थल सेना इनका इंतजार काफ़ी बेसब्री से कर रही है, क्योंकि इनके आने के बाद भारतीय थल सेना की जो फायर पावर है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इनका इंतज़ार हमें इसलिए भी है क्योंकि एक लंबे समय तक डिले के बाद फाइनली ये हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना को मिल रहे हैं, और भारतीय थल सेना के मनोबल के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे एडवांस और सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर्स में गिने जाते हैं। लेकिन इसके बाद ये क्लियर हो चुका है कि भारतीय थल सेना पूरी तरीके से अपनी जो डिपेंडेंसी है वो LCH की तरफ प्रदर्शित करेगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 76 सबमरीन प्रोग्राम को लेकर आ रही है। आप सबको पता है कि भारतीय नौसेना इस समय प्रोजेक्ट 75I के साथ साथ प्रोजेक्ट 76 पर भी काम शुरू कर चुकी है, लेकिन इसमें एक बड़ा मोड़ सामने आया है। अभी तक ये प्रोग्राम भारतीय नौसेना और लार्सन एंड टुब्रो की तरफ से आगे बढ़ाया जा रहा था, लेकिन अब लार्सन एंड टुब्रो को डायरेक्ट कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड से। जी हाँ, MDL ने अनाउंस कर दिया है कि वो अब एक सेपरेट प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर वो नेक्स्ट जनरेशन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को डिजाइन करेंगे, और ये डायरेक्टली कम्पीट करेंगे भारतीय नौसेना एंड लार्सन एंड टुब्रो के प्रोजेक्ट 76 के साथ, और ये प्रपोजल भी इनके तरफ से सामने रखा जाएगा। अब इसके बेनिफिट क्या है? बेसिकली ये जो डुअल ट्रैक अप्रोच है ये भारतीय नौसेना को एक रेयर अपॉर्चुनिटी प्रदान करेगी कि भारतीय नौसेना इन दो सेपरेट इंडिजिनस सबमरीन डिजाइन्स में से किसी एक को सेलेक्ट करेगी, और आगे चल के ये जो प्रोग्राम है ये वास्तविकता का रूप लेगा और भारतीय नौसेना की जो मॉडर्नाइजेशन ड्राइव है उसको सपोर्ट करेगा। MDL ने 18 मार्च को ही रिवील कर दिया था कि उनकी जो टीम है वो इस डिज़ाइन पर काफ़ी गहन अध्ययन कर रही है और काफ़ी मेहनत से कार्य कर रही है, और ये कॉन्सेप्ट 2028 तक तैयार कर दिया जाएगा। 2028 वही टाइमलाइन होगी जब भारतीय नौसेना और लार्सन टुब्रो का भी जो मच डिस्कस्ड प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 76 डिजाइन वो कंप्लीट होगी। यानी MDL और लार्सन एंड टुब्रो आमने सामने हैं। अब इनमें से भारतीय नौसेना को चूज करना है कि किसके डिजाइन के साथ प्रोजेक्ट 76 सबमरीन प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये एक ऐसा नाम जो पाकिस्तान के लिए जीता जागता नाइटमेयर है, और पाकिस्तान अपने बुरे सपने में भी नहीं चाहेगा कि ये मिसाइल उनको दिखे, क्योंकि इसकी तबाही पहले मियां चन्नू में देखी गई। हालांकि वो तो बिना वॉरहेड की थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के मल्टीपल एयरबेसेस ने ब्रह्मोस का जो अटैक है वो देखा। लेकिन अब इसको लेकर जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी है जो दुश्मनों के लिए तो शुभ संकेत नहीं है। दरअसल इसका गहन अध्ययन करने के बाद तमाम डिफेंस एनालिस्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जो भारत की तरफ से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल डिप्लॉय की गई है ये 95% प्रोबेबिलिटी के साथ आती है कि एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम को ये डिफीट कर सकती है। कहने का सीधा मतलब ये है कि 95% चांसेस ऐसे हैं कि एनिमी की जो एयर डिफेंसेस हैं वो इसका बाल भी बांका नहीं कर सकते, और ये मिसाइल आराम से एनिमी टारगेट को हिट कर सकती है। उसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, आवाज़ की रफ्तार से दुगना ट्रैवल करने में सक्षम है। दूसरी बात ये है कि ये काफ़ी लो एल्टीट्यूड पर उड़ान भरती है, जिसकी वजह से इसको रडार पे सही समय पर देख पाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो भी जाता है। और एक बार को चलिए मान लेते हैं कि एनिमी इस मिसाइल को देख भी लेता है, तो इस मिसाइल के पास ये कैपेबिलिटी है कि ये अपने रास्ते को बदल सकती है, जिसका मतलब ये है कि एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम इसको लेकर कंफ्यूज भी हो सकते हैं। और यही कारण है कि डिफेंस एनालिस्ट मानते हैं कि 95% प्रोबेबिलिटी है कि ये एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। हमारी अगली बड़ी अपडेट बहुत बड़ी अपडेट है, और ये सुपर सुखोई प्रोग्राम से संबंधित है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को इशू किया है, जहां पर उन्होंने डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर को सेलेक्ट करने पर बात करी है। उन्होंने ये कहा
कि ये जो डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर सेलेक्ट किए जाएंगे, ये विरूपाक्ष रेडार के मैन्युफैक्चरिंग के लिए होंगे, जो कि सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। आइए बात कर लेते हैं भारत के इस मिनी एवैक्स के बारे में कि इसको ये जो बीस्ट ऑफ रेडार मिलने वाला है या बीस्ट रेडार मिलने वाला है, इसके क्या बेनिफिट होंगे। देखिए, अगर हम करंट रेडार से इसका कंपैरिजन करें तो इसकी जो रेंज होने वाली है, ये तकरीबन 350 से लेकर 400 किलोमीटर तक जो टारगेट है उसको डिटेक्ट कर सकता है। कुछ क्लेम तो ये भी कहते हैं कि ये 450 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी से जो टारगेट है उसको डिटेक्ट कर सकता है। जिसका सीधा मतलब ये है कि करंट रेडार की तुलना में ये 1.7 गुना ज़्यादा पावरफुल है और ये एक साथ 64 से लेकर 100 टारगेट्स को ट्रैक भी कर सकता है। और अगर हम करंट सिस्टम की बात करें तो वो सिर्फ 15 टारगेट को ही ट्रैक करने में सक्षम है। अब अगर वजन की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि विरूपाक्ष रेडार 30 से लेकर 40% तक हल्का होगा, जिसका सीधा मतलब ये है कि ये एयरक्राफ्ट की मनूवरबिलिटी और फ्यूल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगा। पावर एफिशिएंसी की बात करें तो इसमें गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलेगी, जो कि रडार को अलाउ करेगी कि काफ़ी इफेक्टिवली ऑपरेट किया जा सकेगा और इसके लिए सुखोई 30 MKI के AL-31F इंजन में कोई विशेष मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिसका मतलब ये है कि ये रडार अपग्रेड कॉस्ट को भी लो रखेगा और इसमें हमें इन्हांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि गैलियम नाइट्राइड का जो हाई पावर और वाइड बैंडविड्थ है, ये जो रेजिस्टेंस होता है जैमिंग के अगेंस्ट उसको काफ़ी इंप्रूव करेगा कॉन्टेस्टेड इन्वायरमेंट में। और ये भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अगर हम इसके स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये रडार भारत की जो आत्मनिर्भरता की जर्नी है उसमें एक बड़ा बूस्ट लेकर आएगा, जहां पर इसमें जो इंडिजिनस कंटेंट हैं ये सुखोई 30 MKI की कैपेबिलिटी को इन्हांस करेंगे और थ्रेट को काउंटर करने में मदद करेंगे। खासकर चाइना की जो J-20 थ्रेट्स हैं उनको काउंटर करने में ये जो पावरफुल रेडार है ये काफ़ी मदद करने वाला है। विरूपाक्ष रेडार सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जो रेडार सिस्टम है ये सुखोई 30 MKI को मिनी एवैक्स के जैसे फंक्शन करने में मदद करेगा और ये जो डीप सर्विलांस है और रोबस्ट नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी है उसको भी प्रदान करेगा और ये एयरक्राफ्ट एक किसी एवैक्स की तरह या मिनी एवैक्स की तरह फंक्शन करने में सक्षम होगा। ये जो एयरक्राफ्ट है जब ये इस प्रकार के रेडार को प्राप्त करेगा और इस पे जो दूसरे इंडिजिनस रेडार सिस्टम अपग्रेड्स होने वाले हैं उसके बाद ये 2040 से 2050 तक भी रिलेटेबल भारतीय वायुसेना के लिए बना रहेगा, इसके पूरे चांसेस हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम में आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन यही नहीं, संभावित ये भी है कि आने वाले भविष्य में हमें जो जेट इंजन अपग्रेड्स हैं वो भी देखने को मिल जाएं, क्योंकि अब रिपोर्ट काफ़ी स्ट्रांगली इंडिकेट कर रही हैं कि भारतीय वायुसेना और भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रशिया के प्रोडक्ट 177S को लेकर गंभीर है और इसको लेकर बातचीत ऑलरेडी चल रही है। तो यानी विरूपाक्ष के साथ साथ हमें प्रोडक्ट 177S भी भविष्य में देखने को मिल सकता है और ये बात आप सब जानते हैं और ये चीज़ एक्सेप्ट भी की गई है कि भारत इस समय रूस के साथ इस इंजन को लेकर बातचीत कर रहा है। बस देखना ये है कि हमें बड़ी जो अनाउंसमेंट है इसको लेकर वो देखने को कब मिलती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।